अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ था और आज हम मेजरिंग एरिया कि हम किस शेप्स का जो एरिया होता है हम उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो एरिया इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस है कि आपके पास ये लेट से ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है, एक पेज आपको नज़र आ रहा है, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो इसका एरिया ये मतलब ये एरिया कहलाता है, ठीक है। ये वाला एरिया कहलाएगा। तो ये कहता है कि एरिया इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस कि एक सरफेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। ये उसका एरिया कहलाएगा। और जो इसके लिए सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो मीटर स्क्वायर यूज़ होता है या स्क्वायर मीटर यूज़ होता है, ठीक है, एम स्क्वायर। क्योंकि जो एस सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेसिक यूनिट है लेंथ के लिए वो मीटर है, तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों मीटर स्क्वायर होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ एरिया इंक्लूड स्क्वायर मिलीमीटर। चूँकि छोटे छोटे अगर देखें आपके पास ये डिपेंड कर लेता है कि आपके पास एरिया कितना बड़ा है। अगर हम किसी मुल्क के एरिया के बारे में बात करते हैं तो फिर हम स्क्वायर माइल्स में या स्क्वायर किलोमीटर में बात करेंगे कि भाई किसी मुल्क का एरिया कितना बड़ा है। क्योंकि वो मुल्क बहुत बड़ा होता है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में हम मेजर नहीं या माइक्रोमीटर वगैरह मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ बिल्कुल अनएप्रोप्रिएट है अगर आप उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके हम क्या कर सकते हैं कि उसको हमेशा के लिए बड़े यूनिट में करते हैं। एरिया बड़ा होता है तो हम बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, एरिया छोटा होता है तो हम उसी हिसाब से छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मुल्क का एरिया है तो हम स्क्वायर किलोमीटर में यूज़ करेंगे। इस तरह से अगर हमारे पास दीवार है कोई या कोई प्लाट है छोटा सा तो हम मीटर में यूज़ करते हैं या यार्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मीटर में यूज़ करेंगे कि भाई इस या अच्छा अगर इससे भी छोटा है, मिसाल के तौर पर टेबल की जो चौड़ाई है तो हम स्क्वायर फीट में यूज़ करेंगे, फीट स्क्वायर फीट। इवन वॉल्स की कमरे की वॉल्स जो होती हैं या किचन के जो वॉल्स हैं छोटे छोटे हैं तो हम स्क्वायर फीट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एरिया कितना बड़ा है या कितना छोटा है इस हिसाब से आपको उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। बड़ा एरिया बड़ा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, छोटा एरिया छोटा यूनिट, ठीक है। तो अब वो एरिया भी कितना छोटा है। अब देखिए अगर हम माइक्रोब की बात करते हैं, माइक्रोब का मतलब कोई बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, किसी वायरस की बात करते हैं, तो फिर हम माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में यूज़ करते हैं क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो नज़र ही नहीं आता, तो उसका भी एरिया होता है। तो एरिया पर हम नैनोमीटर में, जो बहुत बड़ा छोटा यूनिट है 10⁻⁹ और माइक्रोमीटर 10⁻⁶, तो हम फिर उसी तरह से उसके लिए छोटा यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जहन में रख लीजिए। तो उसके लिए कहते हैं कि हम दूसरे जो यूनिट्स हैं मिलीमीटर स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम यूज़ करते हैं एंड स्क्वायर किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, जैसे मुल्क का या किसी सूबे का एरिया हो, ठीक है। तो फिर हम स्क्वायर किलोमीटर यूज़ करते हैं। 1 स्क्वायर मीटर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच मेजर 1 मीटर ऑन एवरी साइड। आपके पास मैं आपको ये शेप दिखा देता हूँ, मिसाल की ये आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये वाली, ये एक स्क्वायर कहलाएगा। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इस ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। गुर्स की चारों साइड्स की लेंथ अगर आपके पास उसमें हो यानी 1 मीटर हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये बहरहाल हमारे पास छोटे बड़े यूनिट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द एरिया यूज्ड फॉर दीज एरियाज हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे ये दिए हुए ये शेप्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की हुई है, ये मैं आपको करा देता हूँ कि एक्सप्लेन वाई ये दिया हुआ है तो बच्चों को आना चाहिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये देखो बेटा, 1 एक दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये आ रहा है ओके 1 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से गिवन है। तो ये क्यों इस चीज़ के बराबर है ये हमने उसको देखना है, ठीक है। ये देखिए कि 1 मिलीमीटर में, देखिए 1 मीटर में, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं बेटा, 100 होता है,
ठीक है। अब ये क्या है, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास, अब देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिएगा, एरिया में कन्वर्ट करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 1 जा 1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये समझ में आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर 10,000 के बराबर क्या। देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100। तो ये मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अगर मीटर क्यूब हो तो फिर क्या होगा, मतलब ये देखिए अगर आपके पास मीटर क्यूब है जैसे वॉल्यूम के अंदर होता है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। किसी चीज़ के एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को उतने बार आपस में मल्टीप्लाई करें। एम क्यूब का मतलब कि एम को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब एम को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। यू गॉट दिस, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से ये इसके बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर इसको भी मैं इसके बराबर कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर। अच्छा एक ये मैंने प्रूफ करना है, 1 2 ये वाला, इसको प्रूफ करें। 1 मीटर में बेटा कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। आर यू गेटिंग दिस वन। अब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये तो इज इक्वल टू, ये कितने जीरोज है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाए। यू गॉट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यूनिट इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आने वाले क्लास में। 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर को कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, ये जहन में रख लें। तो ये यूनिट्स आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर से लिख के दे देता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। गेटिंग दिस वन। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये यूनिट्स आपको आनी चाहिए। और अगर मैं उल्टा कर दूं, लेट्स से 1 सेंटीमीटर कर दूं, ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 100 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाता है। जब कोई नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। अगर प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है। अगर माइनस हो रहा हो तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यू गेटिंग दिस वन। इक्वलिटी के एक साइड पे, जैसे ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100, इस यूनिट्स को तो अपनी जगह पे रहने दें। इस 100 को मैं इधर सेंटीमीटर के साथ, अगर कोई सिंबल नहीं है इट मीन्स कि इट इज़ मल्टीप्लाइंग 100 सेंटीमीटर, it means 100 multiplied by centimeter. So now 100 centimeter is multiplying here with centimeter. When you shift this 100 into the other side of the equation, this will be divided in this one. So 1 upon 100 मीटर, मीटर तो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 विल बी कम डिवाइड हियर, तो उसमें जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मीटर लग जाएगा उसके साथ ही।
इस तरह से अगर मैं इसको ये देखें 1 मिलीमीटर, ये 10 इधर आके 1/10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, द लार्जर यूनिट्स इनटू स्मॉलर वन, सो यू कैन डू दिस बाय दिस वे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो ये बहरहाल क्वेश्चन ये वाला दिया था, ट्राई इट आउट, तो मैंने आपको समझा दिया। ये बेटा मैं आपके टेस्ट, जब आपका मैं अभी मंथली टेस्ट लूँगा तो इसमें ये सारी चीज़ें आई विल मेंशन ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन. If you forgetting something in this one, you can watch the video again and again and again, and you will understand everything, okay. So now the second thing is now here is the area of a regular surface can be calculated using formula. हमारे पास कुछ regular surfaces होते हैं, कुछ जो है वो irregular होते हैं। regular surfaces क्या चीज़ है, जिसकी कोई ख़ास शक्ल हो। ख़ास शक्ल का मतलब ये है कि ट्रायंगल हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, ये रेगुलर शेप्स है। पैरेललोग्राम हो, सेमी सर्कल हो, ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन दैट वन, क्वाड्रेंट वगैरह हो, यू कैन मेंशन दैट वन। सो ऑल दीज आर द रेगुलर शेप्स फॉर विच वी हैव अ फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया। आर यू गेटिंग दिस वन, ठीक है। इर्रेगुलर शेप्स आर दो शेप्स विच इज neither square, rectangle, parallelogram, circles, which are not regular in shape, for which we don't have the exact formula, ठीक है। आला टीला शेप जो है उसके अंदर कोई, जिसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही है, ये वाली शेप है आपको जो नज़र आ रही है, दीज आर द रेगुलर शेप्स, ठीक है। ये वाली रेगुलर शेप्स है। ये क्वाड्रिलेटरल, देखिए 4 साइडों वाली शेप को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल। क्वाड 4 को कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड 4 साइड, लेटरल साइड्स को कहते हैं क्वाड्रिलैटरल, 4 साइडों वाली शेप्स। आर यू गेटिंग दिस वन, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल के अंदर स्क्वायर भी होता है, देखिए कितने शेप्स है, 1 2 3 4। रेक्टेंगल भी होता है 1 2 3 4। ये पैरेललोग्राम है 1 2 3 4, 4 साइड। ये ट्रेपेजियम है 1 2 3 4। सो ऑल दीज 4 साइड्स, दीज 4 शेप्स आर क्वाड्रिलैटरल्स। अच्छा, अब स्क्वायर कौन सा साइड होता है, जिसके चारों साइड एक जैसे हो और जिसमें हर 4 एंगल्स 90 डिग्री के हो, ठीक है। स्क्वायर के अलावा ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 4 शेप्स हों। अच्छा, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के तो हो, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हो, सारे साइड्स आपस में इक्वल ना हो। ये साइड इक्वल हो इस साइड के, ये साइड इक्वल हो इस साइड के, और ये एंगल भी 90 हो, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसमें एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते और होते भी हैं। इस रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ये इसका सबसेट है पैरेललोग्राम का, समझ लो। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये साइड पैरेलल टू दिस वन, दिस साइड इज पैरेलल। पैरेलल समझ रहे हो, पैरेलल समझ रहे हो, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, जो दो साइड एक जैसे ना हो बेटा, जो साथ साथ जा रहे हो, ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल साइड्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए पैरेलल साइड्स बिल्कुल एक ही डायरेक्शन, पैरेलल, भले अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एक ही उसमें साथ साथ जा रही होती है। और वो जितना भी डिस्टेंस कवर करें वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते क्योंकि साथ साथ जा रहे होते हैं, तो कभी क्रॉस नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन का फ़र्क आएगा, थोड़ा सा भी डायरेक्शन का फ़र्क आ जाएगा, तो कहीं आगे जाके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखिए ये देखिए, ये शेप देखिए, ये शेप देखो। अगर मैं इसको यूँ देखिए, जितना हम आगे जाएंगे ना, आगे जाके कहीं ना कहीं भी क्रॉस कर देंगे। और अगर डायरेक्शन में कम फ़र्क हो तो दूर जाकर क्रॉस करेंगे, अगर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो पैरेलल का मतलब ये होता है जो साथ साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की किस्में हैं सारी। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की किस्म है, और ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन उसके एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ क्या होती है, जो लेंथ ज़्यादा होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, ब्रेथ जो थोड़े से मतलब कम होती है लेंथ में वो ब्रेथ कहलाती है। तो ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, ये ज्योमेट्री में पढ़ा था। हाँ ज्योमेट्री के अंदर ही होता है बेटा ये। ठीक है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से उसके लिए जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है, ब्रेथ ठीक, एक साइड, बेस मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ नहीं होता, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कोई एक साइड आप बेस ले ले तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट कहलाएगी। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, ये देखिए मैं परपेंडिकुलर समझाता हूँ। ये एक साइड है, इसके लिए कोई भी साइड जो इसके परपेंडिकुलर का जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ उसके साथ, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 85 मतलब 85 या जो भी है, 89 भी हो तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, 89.9 भी हो तो परपेंडिकुलर नहीं, एग्जैक्टली 90 का होना चाहिए एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ इसके अंदर निकल के आ रही है। तो ये उनके एरियाज हैं, एल स्क्वायर स्क्वायर का है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट, इसको हम एरिया पैरेललोग्राम कहते हैं। ट्रेपेजियम कौन सी शेप होती है, 4 साइडों वाली शेप जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हो, ये साइड और ये पैरेलल है, ये एरो दिया हुआ होता है, पैरेलल की निशानी एरो दिया हुआ होता है, ये एरो नज़र है, इसका मतलब है कि दोनों की साइड डायरेक्शन एक ही है। तो ये 2 पैरेलल साइड है, बाकी भले पैरेलल ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल हो भी नहीं सकते, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। फिर ट्रेपेजियम के अंदर 2 साइड सिर्फ पैरेलल होते हैं, बाकी 2 साइड पैरेलल नहीं होते, वो आर्डेटेड होंगे मतलब इस तरह से। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन 2 साइड कम से कम पैरेलल होनी चाहिए। उसकी शेप्स बहुत सारी बन सकती हैं। ट्रेपेजियम की देखिए एक शेप ये बन सकती है, हम ट्रेपेजियम की ये शेप भी बना सकते हैं, ये शेप भी बना सकते, ये दोनों पैरेलल हैं, बाकी ये इस तरह से। ट्रेपेजियम की हम ये शेप बना सकते हैं, हम ये शेप बना सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह। नहीं इस तरह से नहीं है बेटा, ये कम देखिए, इधर इधर कोई और है, उधर कोई और है, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना बेटा, मतलब डिफरेंट शेप, लेकिन ये 2 साइड पैरेलल होंगी उसमें लाजमी, बाकी 2 पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, जब पैरेलल ना हो तो ट्रेपेजियम कहलाएगा। ट्राइंगल क्या होता है, 3 ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, इधर एंगल्स होते हैं, ट्राई एंगल्स, 3 एंगल्स वाली शेप, 1 2 3, दीज आर द 3 एंगल्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कहलाएगा। सर्कल जिसमें कोई एंगल ना हो, एक ही एंगल होता है 360 डिग्री का, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, सर्कल वो होता है जिसमें एक सेंटर होता है और किनारे तक उस सेंटर से सब हर पॉइंट का फासला एक ही होता है। देखिए ये सेंटर है, इधर से ये फासला, ये फासला, ये फासला, ये रेडियस कहलाएगा और सबका सेम होगा, सर्कल कहलाता है। पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, पाई इज अ कांस्टेंट, 3.142 is the value of pi. The numerical value of pi is a constant. 3.142 और 22/7 is the value of pi. ये पाई है ना, पाई कहलाता है, पाई ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 22/7, इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। ठीक है, पाई और ये r इज द रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो बेटा इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये एरिया या शेप्स अंडरस्टैंड करनी है और इसका एरिया, ये पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, लेकिन आप चले साइंस में दिया हुआ है तो ज़ाहिर है साइंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसका मेजरिंग एरिया। ठीक है, अब आ जाइए उसके ऊपर हम जो है उसका वो कर लेते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ इर्रेगुलर सरफेसेस कैन बी एस्टिमेटेड। अब आपके पास ये तो रेगुलर शेप्स की बात हमने करी, अब वो शेप जो इर्रेगुलर है, जो इनमें से कोई शेप नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, कोई लेंथ ब्रेथ हाइट का कोई पता नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसमें फिर क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर रखते हैं, ये इसमें पहले से एरिया देखिए, इसके अंदर इसका एरिया कितना है। एक तो कंप्लीट आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 तो कंप्लीट है, 4 क्या है कंप्लीट, तो ये 4 तो ये हो गया प्लस। अच्छा, जो आधे से ज़्यादा होते हैं वो हम 1 काउंट करेंगे,
और जो आधे से कम होता है वो हम काउंट नहीं करेंगे, जीरो। ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा है, हम इसको 1 काउंट करेंगे। ये आधे से ज़्यादा या आधा हो, 1 काउंट करेंगे, तो भी 1 काउंट करेंगे। आधे से ज़्यादा है 1 काउंट करेंगे, आधे से ज़्यादा है 1 काउंट करेंगे। ये आधे से कम है काउंट नहीं करेंगे, ये आधे से कम है काउंट नहीं करेंगे। तो अब आपके पास एरिया कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इरेगुलर शेप है वो आप एक ग्राफ के ऊपर जिसके अंदर सेंटीमीटर के ब्लॉक लग बने होते हैं, उसकी देखिए ये यू रखती है हमने। अब आप उसके काउंट करें, जो आधे से ज़्यादा है उसको 1 काउंट करें, जो आधे से कम है उसको काउंट ना करें, और जो पूरे है वो तो है ही। इस तरह से आपके पास उसका एरिया आ जाता है। उसके लिए कोई परफेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, मेथड भाई यही है कि आप उसको एक उस शेप को ग्राफ के पेपर के ऊपर रख दें जहाँ पे 1 सेंटीमीटर ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, और फिर आप मिलीमीटर ब्लॉक्स भी होते हैं, सेंटीमीटर ब्लॉक्स भी होते हैं, बड़े ब्लॉक्स और छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, रख देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा है उसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट करेंगे, जो हाफ से कम है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और जो फुल है वो तो है, ठीक है। तो ये उसका एरिया निकालने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ही आपके पास ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास कितने हैं इसमें, ठीक है। ये तो बेटा आपको निकालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके पास कितने आ रहे हैं ये हमें निकालने पड़ेंगे। बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसलिए कि अब अगर यहाँ पे करेंगे काउंट करना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये आप होमवर्क करके कंप्लीट करें, फिर इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो मेजरिंग एरिया है ये आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजरिंग वॉल्यूम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है।